अच्छा, एक बात आप समझे कि भारत सरकार जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है, उन्होंने काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण जवाब दिया है राज्यसभा में। इसको मैं आपको बताने वाला हूँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात होने वाली है। आपको बता दूँ कि 22 दिसंबर का ये अपडेट है, जो कि मैं आपको साथ साझा करने वाला हूँ, तो आप लोग इसको पूरा देखिएगा। अच्छा, क्या होता है कि जो ईपीएस 95 पेंशनर्स का मैटर, वो काफ़ी लंबे समय से आप सभी को पता है कि चला आ रहा है। तमाम प्रकार के जो सांसद होते हैं, जैसे राज्यसभा के सांसद हो गए, लोकसभा के सांसद हो गए, उनसे जो है पेंशनर्स अपनी व्यथा बताते रहते हैं। जैसे कि कई बार पेंशनर्स जाते हैं और मेंबर्स से मिलते हैं, जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं, लोकसभा के मेंबर्स रहते हैं, या फिर कुछ लोग जो कि मनोनीत किए जाते हैं, उनसे भी मिलते हैं पेंशनर्स, और उनसे अपनी बातें बताते हैं, अपनी समस्याओं को बताते हैं। और ऐसा आमतौर पे बहुत ही प्रकार के कुछ लोग जुड़े हुए संस्थाओं से जैसे जाते हैं, कुछ अन्य आपके ये अ, कुछ आपके जो है इससे एनजीओज़ के थ्रू जाते हैं, कुछ होते हैं जो डायरेक्टली जाते हैं और अपनी बात को बताते हैं कि हम लोग इतना दिन काम किया है, हमको इतना पेंशन। तो जो जो मेंबर्स होते हैं, जो जो सांसद होते हैं, उनको जब पता चलता है ये चीज़ें के बारे में, तो वो उसके बारे में सरकार से पूछते भी हैं कि क्या अपडेट है इसके ऊपर, या फिर अगर इस तरह का निर्णय आ गया है तो क्या उसके ऊपर आपने क्रियान्वयन किया। उसी कड़ी में गुरुवार को ईपीएस पेंशन योजना उच्चतम न्यायालय के निर्णय के ऊपर पूछा गया, और इसमें पूछा गया कि क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, डॉक्टर जॉन ब्रिटास पूछते हैं कि कृपा करेंगे कि नंबर एक, क्या उच्चतम न्यायालय में कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ पेंशन योजना पर निर्णय के संबंध में कार्रवाई करने हेतु सरकार के लिए कोई समय सीमा निर्धारित है। बहुत सटीक क्वेश्चन है। सटीक इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था, उसमें कुछ टाइमलाइन दिया था, एक ड्यूरेशन दिया हुआ था, 7 या 6 या 8 वीक का ऐसा कुछ था। मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है वो ड्यूरेशन क्या था, पर ऐसे ही कुछ था, एक एग्जैक्ट था कि उसमें लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यानी उसमें अपने आप को इनरोल कर सकते हैं, ऐसा कुछ टाइम एक ड्यूरेशन दिया था। लेकिन आप देखिए कि जब भी कोई एज अ पेंशनर्स वहाँ पर जाता है, ईपीएफओ को जो रीजनल ऑफिस होते हैं, आपको पता ही है कि ईपीएफओ का हर एक प्रदेश में एक ऑफिस होता है। उसके बाद उनका हर एक प्रदेश नहीं कह सकते आप, हर एक ज़िले में उनका एक ऑफिस होता है। तो उसमें लोग जाते हैं, पेंशनर्स जाते हैं वहाँ पर, अपनी बातें पूछते हैं कि हमारा पेंशन कब से बढ़ेगा या कब कब तक बढ़ने वाला है, तो इससे रिलेटेड। और लेकिन उनका जो जवाब आता है, जो रीजनल ऑफिस होते हैं उनका जवाब आता है, तो उनका जवाब ये आता है कि अभी तक हमारे पास कोई हेड ऑफिस से हमारे पास निर्णय नहीं आया। हेड ऑफिस कहाँ है? ईपीएफओ का दिल्ली में है, तो उसकी तरफ से जब तक कोई निर्णय नहीं आएगा, तब तक हम कोई भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप समझें यहाँ पर जो ईपीएफओ का हेड ऑफिस होता है, वो कहता है कि अभी तक हमारे पास कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से जवाब नहीं आया हुआ है, तो हम उस हिसाब से कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं पेंशन के मुद्दे पे। अच्छा, यहाँ पर दूसरा प्रश्न जो है वो आप समझें कि यहाँ पर कहा गया था, यदि हाँ तो तथागत संबंधित ब्यौरा क्या है, इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है। और अगला जो क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वो पूछते हैं कि ईपीएफओ और कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपायों पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय का क्या प्रभाव पड़ा है, तथ्य संबंधित जो है ब्यौरा उसे भी दें। तो तीनों प्रश्न आप समझे कि समाहित है, आपसे आपके पेंशन से जुड़ा हुआ है। और इसके उत्तर में जो है आपके श्रम और रोजगार मंत्री रामेश्वर तेली जी कहते हैं, वो कहते हैं पहले और खे के उत्तर देते हैं, यानी जो पहला और दूसरा था, यदि हाँ, तो उन्होंने बोला कि जी हाँ, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 4/11/2022 के निर्णय में निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए टाइमलाइन के विभिन्न सेट निर्धारित किए हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। तो अब आप समझें यहाँ पर अच्छे से इसको, इसमें क्या टाइमलाइन सेट है, जो कि सुप्रीम कोर्ट को 1.16% अतिरिक्त अंशदान का भुगतान करने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता के लिए संविधिक आधार को दूर करने के लिए 6 महीने है। दूसरा टाइमलाइन उसने दिया है कि सभी कर्मचारी जिन्होंने स्कीम में अनुच्छेद 11(4) के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग नहीं किया है, परंतु इसका प्रयोग करने के हकदार थे, परंतु प्राधिकारियों द्वारा की गई कट ऑफ तिथि की व्याख्या के कारण ऐसा नहीं कर सके, द्वारा विकल्प का प्रयोग करने हेतु 4 महीने हैं। उसके बाद कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 के अनुच्छेद 11(3) संशोधन पूर्व में परंतुक की व्याख्या संबंधित आरसी गुप्ता मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने 4/10/2016 के निर्णय में निहित निर्देशों को लागू करने के लिए 8 सप्ताह का समय दिया हुआ है। ये तो उन्होंने बताया कि ये जो है आपके सुप्रीम कोर्ट का टाइमलाइन है डिसाइडेड। वो कहते हैं
अगले एक प्रश्न का उत्तर दिए हैं कि नहीं, माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के विधिक, वित्तीय, विमांकिक, लॉजिस्टिक निहितार्थ हैं। बहुत टेक्निकल हिंदी है। कहने का ये तात्पर्य है कि बहुत लोग इसको थोड़ा सा समझने में इसको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि ये बहुत टेक्निकलिटी, शुद्ध हिंदी है। टेक्निकलिटी नहीं कह सकते हो आप, कह सकते हो शुद्ध है। अच्छा, अब इसमें आप समझे इसको विच्छेद करके। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के विधिक यानी उसके अनुरूप, जो वित्तीय है यानी जो फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या वित्तीय बोझ बढ़ेगा, घटेगा या क्या होने वाला है। बीमांकिक यानी उससे जुड़े हुए जो इंश्योरेंस रिलेटेड कोई पार्ट है या फिर क्या किस हिसाब से है उसका, एवं लॉजिस्टिक निहितार्थ है। तो ये सब चीज़ें उस पर निहितार्थ है, ऐसा उनका कहना है, रामेश्वर तेली जी का। और उन्होंने यह उत्तर दिया था आपके राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में, जो कि प्रश्न संख्या था 1862 ये प्रश्न था जिसका इन्होंने जवाब दिया है तेली जी ने। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी हो जाता है। आपके जो भी राय होंगे दोस्तों वो कमेंट में आप ज़रूर दीजिएगा, और शेयर भी कर लीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा आपके जो भी अगर कुछ डाउट है। क्योंकि अगर कई बार क्या होता है कि मैं डाउट्स के आपके आंसर नहीं दे पाता हूँ, तो कोई और भी अगर वो कमेंट्स पढ़ता है, यानी आप में से व्यूअर्स कोई होता है, तो वो कई बार आप लोग के प्रश्नों का जवाब दे देते हैं। जैसे आपने कोई प्रश्न पूछा, उसमें अगर मैं नहीं जवाब दे पा रहा हूँ, मैक्सिमम ऐसा हो जाता है कि मैं जवाब नहीं दे पाता या फिर नहीं देख पाता, तो उसमें जो कोई व्यूअर्स जो उस आपके इस वीडियो को देख रहा होगा, वो भी जाके आपके प्रश्न के ऊपर कमेंट कर देता है, तो आपको उसका जवाब मिल जाता है। तो ओवरऑल यही था राज्यसभा का अपडेट, और फिर मुलाकात करेंगे आपसे नई जानकारी में। अपने इस दोस्त को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, और आप सभी का शुक्रिया दोस्तों।